हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। आपको मालूम है कि मैं इस समय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर को लेकर के एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज पर काम कर रहा हूं और इसके अंतर्गत मैंने कई वीडियो और ऑडियो आपको दे दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें पढ़ लिख रहे होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में छायावाद पर आपसे बातचीत करना शुरू किया था। कुछ परिचर्चा हुई थी छायावाद के बारे में, लेकिन वो परिचर्चा अभी अधूरी है। छायावाद के बारे में कुछ और जानने के लिए आज हमने ये एक नई वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया है और ये उम्मीद करता हूँ कि छायावाद के ऊपर ये शायद अंतिम क्लास होगी, या अगर कुछ मैटर बचता है तो फिर उसके बाद में देखा जाएगा। छायावाद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब जरा हम देख लेते हैं कि जो छायावाद का आरंभ हुआ, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और वे मत किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग लोगों ने दी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास। आपका कहना है कि हिंदी कविता की नई धारा यानी छायावाद का प्रवर्तक विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि छायावाद का प्रवर्तक किसे समझना चाहिए? मैथिली शरण गुप्त जी को और मुकुटधर पांडे जी को समझना चाहिए। ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इलाचंद्र जोशी क्या कहते हैं? इलाचंद्र जोशी कहते हैं कि छायावाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में शुक्ल जी का वक्तव्य एकदम भ्रामक, निर्मूल एवं मनगढ़ंत है। प्रसाद जी अविवादास्पद रूप से हिंदी के सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं। यानी शुक्ल जी की बात का काउंटर करते हैं इलाचंद्र जोशी जी और ये कहते हैं कि शुक्ल जी का जो ये कहना है कि छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं, तो ये उनका जो सूचना है ये निर्मूल है, मनगढ़ंत है और भ्रामक है। छायावाद के सर्वप्रथम कवि जो हैं वो बिना किसी हिचक के जयशंकर प्रसाद जी ही ठहरते हैं। सर्वप्रथम छायावादी कवि कौन ठहरता है? जयशंकर प्रसाद, ऐसा मानते हैं इलाचंद्र जोशी जी। ठीक। नंदुलारे वाजपेयी जी क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 के पूर्व पश्चात सुमृतानंदन पंत की उच्छ्वास नामक काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है। यानी आप मानते हैं नंदुलारे वाजपेयी जी कि 1920 ईस्वी के आसपास सुमृतानंदन पंत की उच्छ्वास नामक जो काव्य रचना है उसके प्रकाशन के ही साथ आप मानते हैं छायावाद काव्य का प्रारंभ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि प्रसाद प्रथम छायावादी कवि हैं। पंत जी की अपेक्षा प्रसाद काव्य क्षेत्र में पहले आए तथा झरना की भूमिका में प्रकाशक की ओर से एक वक्तव्य है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद नाम मिल रहा है उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह संग्रह महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं कि जो झरना है प्रसाद जी का वही पहली रचना है छायावाद की और इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी प्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं। अब जरा देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत जी भी कुछ कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि छायावादी प्रवृत्ति से युक्त प्रसाद की कविताएं झरना के द्वितीय संस्करण में पहली बार 1927 ईस्वी में ही प्रकट हुई, जबकि 1919 ईस्वी में प्रकाशित झरना के प्रथम संस्करण में यह विशेषता नहीं थी, जबकि उनके पल्लव की कविताएं 1923 ईस्वी के मध्य से ही सरस्वती में छपने लगी थी। यानी प्रसाद को छायावाद का जो प्रवर्तक मानने की एक मुहिम चली, एक प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी ने उसका विरोध किया और कहा कि प्रसाद की जो झरना थी 1919 में प्रकाशित हुई उसमें तो नहीं, लेकिन उसका जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ 1927 ईस्वी में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छायावाद से प्रभावित रचनाएं हैं और उसमें पहली बार ऐसा लगता है कि कुछ छायावादी विशेषताएं इन कविताओं में हैं। जबकि मैं स्वयं 1923 से ही लिखने लगा था
और उनमें छायावादी कविताओं, छायावाद का प्रभाव आ गया था। तो कुल मिलाकर के ये प्रसाद को बताते हैं कि 1927 के आसपास उनकी कविताओं में छायावाद का निदर्शन होता है, और अपने आप को बताते हैं कि हमारी कविताओं में 1923 से ही ऐसा शुरू हो गया था। तो ये एक विवाद का विषय है, ये साहित्य में हर जगह चलता रहता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। अच्छा, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस संबंध में मैंने आपसे बात कर ली है कि मुकुटधर पांडे जी हैं छायावाद के सबसे पहले प्रयोगकर्ता। और मुकुटधर पांडे जी के बाद सुशील कुमार का एक लेख छपा था जून 1921 में सरस्वती नामक पत्रिका में। वहाँ पर भी छायावाद शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी जो दूसरे प्रयोगकर्ता हैं, पहले प्रयोगकर्ता हैं मुकुटधर पांडे जी और दूसरे प्रयोगकर्ता हैं सुशील कुमार सिंह जी। ठीक है। 1927 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सुकवि किंकर नाम से सरस्वती में एक लेख लिखा था। किस नाम से? सुकवि किंकर नाम से। किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखा था? 1927 में, 1927 ईस्वी में। इसमें इन्होंने रवि बाबू की कविता को मिस्टिक या रहस्यवादी माना था और छायावाद पर छींटाकशी की थी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी छायावाद को पसंद नहीं करते थे। अगर कुछ समझ में आया तो उन्होंने क्या कहा कि रचनाएं रहस्यवादी। ठीक है। 1927 ईस्वी में ही कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने द्विवेदी जी के उक्त निबंध के उत्तर में छायावाद की छानबीन शीर्षक एक लेख लिखा था। जब 1927 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सुकवि किंकर के नाम से सरस्वती में लेख लिखा और छायावाद पर छींटाकशी की, छायावाद को ठीक शब्दों से नहीं नवाजा, तो उसका काउंटर करते हुए 1927 में ही कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने द्विवेदी जी के इस निबंध के उत्तर में एक लेख लिखा और उसका नाम था छायावाद की छानबीन। अब जरा हम ये समझते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक और उसके प्रवर्तन के संबंध में अलग अलग लोगों के जो मत हैं, हालांकि इस पर थोड़ी बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से हैं। तो देखिए, ऐसा है कि रामचंद्र शुक्ल जी तो पहले ही कह चुके थे कि ये जो नई धारा है छायावाद, इसके प्रवर्तक के रूप में हमें दो लोगों को समझना चाहिए। एक तो समझना चाहिए मैथिली शरण गुप्त को और दूसरा समझना चाहिए मुकुटधर पांडे जी को। लेकिन पंत जी क्या कहते हैं? पंत कहते हैं प्रसाद को हम हिंदी में छायावाद का जनक मान सकते हैं। पंत जी ऐसा मानते हैं कि प्रसाद को हम हिंदी में छायावाद का जनक मान सकते हैं। इधर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। यानी ये भी प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करने के पक्षधर नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह आप जानते हैं बड़े इतिहासकार और आलोचक हैं, तो ये भी प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मानने के पक्षधर नहीं है। अज्ञेय भी पक्षधर नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या लिखते हैं अज्ञेय जी कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का काव्य भी हिंदी के गौरव की वस्तु है, किंतु इन दोनों को उसी अर्थ में प्रवर्तक नहीं माना जा सकता और न इनमें उसी कोटि की मौलिकता अथवा रचनाशीलता है। तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञेय भी इस मत के समर्थक नहीं हैं कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाए। हाँ, वे ये कहते हैं कि प्रसाद जी और महादेवी वर्मा का जो साहित्य है वो हिंदी के लिए गौरवपूर्ण है, वह गौरव की वस्तु है, लेकिन ये उसी अर्थ में प्रवर्तक हम इनको नहीं मान सकते हैं। तो ये साहित्य में मैंने बताया आपको इसके पहले भी कि साहित्य में मत मतांतर चलते रहते हैं। किसी का मत किसी के प्रति है, किसी का मत किसी के प्रति है। ये दृष्टिकोण है, अपना अपना नज़रिया है कि कोई किसी चीज़ को किस प्रकार से देखता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छायावाद की जो उत्पत्ति हुई तो वो उद्भव और विकास कहाँ से शुरू होता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं कि छायावाद का उद्भव होता है। तो इस संबंध में 2-3 बातें मैं कर चुका हूँ, कुछ एक आध 2 बातें अभी शेष रह गई हैं, उनको भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव तथा द्विवेदी युगीन कविता के प्रति विद्रोह का भाव है। 2 बातें कहते हैं कि एक तो पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव है इस पर, छायावाद पर, और दूसरा
द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी गई उसके प्रति विद्रोह का भाव है छायावाद में। तो इन दो कारणों की वजह से छायावादी काव्य आंदोलन का उद्भव हुआ और उस अपने विकास के चरण में आगे बढ़ता गया। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव जिसके कारण इसके कवियों में वैयक्तिक स्वाधीनता का जोर बढ़ा था, यानी छायावाद में जो वैयक्तिकता की अनुभूति है, छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है वैयक्तिकता की अनुभूति। वो जो वैयक्तिक स्वाधीनता का जो जोर है वो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण छायावाद में आता है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रामविलास शर्मा जी क्या मानते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं कि पूंजीवाद का सामंतवादी परंपराओं के विरुद्ध अभ्युदय तथा अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध तथा रीतिकालीन परंपरा का विरोध, ये 4-5 चीज़ें मानते हैं कि छायावाद के उद्भव में 4-5 चीज़ें काम कर रही थी। छायावाद के उद्भव और विकास में स्रोत के रूप में ये 4-5 चीज़ें काम कर रही थी। क्या क्या? पूंजीवाद का सामंतवादी परंपराओं के विरुद्ध अभ्युदय, पूंजीवाद का सामंतवादी परंपराओं के विरुद्ध अभ्युदय, पहली चीज। दूसरा, अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। तीसरा, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। और चौथा, रीतिकालीन परंपरा का विरोध। ये 4 ऐसे स्रोत हैं, ये 4 ऐसी बातें हैं जो छायावाद के उद्भव और विकास में काम कर रही थी। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इस संबंध में कि किस प्रकार से इसका उद्भव और विकास हो गया, ऐसे कौन से कारण थे? तो वे कहते हैं कि भाई राजनैतिक पराधीनता और सामाजिक नैतिकता के प्रति विद्रोह की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति न होने के कारण छायावाद का उदय हो गया। यानी ये कहते हैं कि 1918-20 के आसपास राजनैतिक रूप से हम पराधीन थे, सामाजिक तो राजनैतिक पराधीनता के खिलाफ बहिर्मुखी विद्रोह की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। जिस प्रकार से 1918-1920 में बहिर्मुखी अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी राजनीतिक पराधीनता के प्रति, उस तरह से वो नहीं हो पा रही थी। दूसरा क्या मानते हैं कि सामाजिक नैतिकता के प्रति विद्रोह की जो बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है वो भी नहीं हो पा रही थी। लोग दबे मन से बातें कर रहे थे। राजनीतिक पराधीनता को लेकर के भी लोगों के मन में तमाम प्रकार के दबे मन से बातें चल रही थी। खुल करके लोग नहीं आ पा रहे थे, किसी कारण बस डर रहे थे कि कहीं उसको जेल में डाल दिया जाएगा, कहीं उनके ऊपर दमन चक्र चला दिया जाएगा, कहीं उनकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, उनका निकलना बंद कर दिया जाएगा। तो इस कारण से बहिर्मुखी अभिव्यक्ति इन दोनों चीज़ों के खिलाफ नहीं हो पा रही थी। कौन कौन चीज़ें? एक तो राजनीतिक पराधीनता और दूसरी सामाजिक नैतिकता। इनके प्रति विद्रोह की जो बहिर्मुखी अभिव्यक्ति थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती? तो अंतर्मुखी अभिव्यक्ति का लोगों ने रास्ता ढूंढा और इस तरह से छायावाद का उदय हो गया, ऐसा मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंद पंत जी मानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव एवं इसमें युग के स्नावयुग विक्षोभ की प्रतिक्रिया तथा अतीत की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव था। टैगोर का प्रभाव मानते हैं और अतीत की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव, ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से छायावाद का आगमन हमारे सामने होता है। निराला और महादेवी वर्मा जी क्या मानते हैं कि ये बंगला साहित्य की प्रेरणा थी जिसमें स्वच्छंदता की सहज प्रवृत्ति थी। छायावाद का जो उद्भव और विकास हुआ इसके मूल में क्या काम कर रहा था? निराला और महादेवी वर्मा जी के अनुसार कि ये बंगला साहित्य की प्रेरणा थी और बंगला साहित्य में स्वच्छंदता की सहज प्रवृत्ति थी और वही स्वच्छंदता की सहज प्रवृत्ति हमको छायावाद में भी देखने को स्पष्टता मिलती है। शंभुनाथ सिंह जी एक बड़े आलोचक हैं, उनका क्या मानना है? वे मानते हैं कि छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद का विद्रोह था। सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसका विद्रोह था? पूंजीवाद का विद्रोह था। कहाँ? छायावाद में। छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद का विद्रोह था। डॉक्टर देवराज क्या मानते हैं? डॉक्टर देवराज बड़े आलोचक हैं छायावाद के।
ये कहते हैं कि द्विवेदी युगीन पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक चेतना का विद्रोह छायावाद में था। द्विवेदी युग में जो पौराणिक और धार्मिक चेतना का जोर था, उसके विरोध में आधुनिक चेतना का एक विद्रोह है जो छायावाद में हमें दिखाई पड़ता है। नामवर सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर सिंह इसमें दो बातें कह रहे हैं कि छायावाद में क्या था, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी। छायावाद क्या था, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो चाहता क्या था, वो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था एक ओर, और दूसरी ओर मुक्ति चाहता था विदेशी पराधीनता से। हम विदेशियों के गुलाम थे, छायावाद इनसे मुक्ति चाहता था, और छायावाद मुक्ति चाहता था पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं से। और मूल रूप से छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी, ऐसा मानते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी। डॉक्टर देवराज पुनः छायावाद के बारे में कहते हैं कि छायावाद गीति काव्य है, प्रेम काव्य है, प्रकृति काव्य है। छायावाद क्या है, गीति काव्य है, प्रेम काव्य है, प्रकृति काव्य है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर देवराज जी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद व्यथा का सबेरा है। छायावाद व्यथा का सबेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है। अब जाहिर सी बात है, आंसुओं की नमी तो होगी ही, जब व्यथा का सबेरा है तो उसके गीतों पर आंसुओं की नमी होगी ही। वो महादेवी जी का ये व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत कविताएं ऐसी थीं कि उन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि नंदुलारे वाजपेयी जी का मैंने तो पीछे आपसे बात कर ली है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी बातें थी जो छायावाद की उत्पत्ति, छायावाद का उद्भव, छायावाद का विकास और छायावाद के उद्भव और विकास में कौन कौन से स्रोत काम कर रहे थे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी छायावाद को विकास के लिए उत्तरदायी थी, इन सब बारे में हमने भी बात की। अब छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में जो अलग अलग विद्वानों के मत हैं, अगर उनको हम एक जगह रख करके देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को प्रवर्तक के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे मानते हैं, मुकुटधर पांडे को और मैथिली शरण गुप्त को। तो वहीं इलाचंद्र जोशी और राय कृष्ण दास ये मानते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। फिर विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे क्या मानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ये मानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नंदुलारे वाजपेयी जी किसे मानते हैं, ये पंत को कहते हैं कि पंत जो है वो छायावाद के जनक हैं। सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं कि प्रसाद को छायावाद का जनक माना जा सकता है माना जाता है नहीं, माना जा सकता है, संदेह है। श्रीपाल क्षेम करके एक आलोचक हैं, वे जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। शिवनाथ जी हैं, वो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। अज्ञेय कहते हैं निराला और पंत हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ मत थे अलग अलग लोगों के छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में। अब छायावाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा। जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि छायावाद को किस विद्वान आलोचक ने किस नाम से पुकारा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे पहली बार हम लेते हैं। ये कहते हैं इसे चित्रभाषा शैली या मधुचर्या। छायावाद को चित्रभाषा शैली कहते हैं या कहते हैं मधुचर्या। नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक छाया का भान। दूसरा कहते हैं सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना का काव्य। दो बातें कहते हैं नंदुलारे वाजपेयी जी छायावाद के बारे में। छायावाद को कहते हैं डायरेक्ट कि ये छायावाद क्या है, आध्यात्मिक छाया का भान है, और दूसरा क्या है, सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, शक्ति काव्य है। ये बड़ा तगड़ा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कहना कि छायावाद शक्ति काव्य है और उन्होंने इसे
पूरी तरह से प्रमाणित भी किया, एक लंबा लेख लिख करके। चतुर्वेदी जी की मैंने सारी रचनाएं पढ़ी हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी पर मैं पीएचडी कर रहा था और 2.5 साल तक मैंने पीएचडी करी राम स्वरूप चतुर्वेदी के ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सत्यदेव मिश्रा सर के अंडर में। लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई उस पीएचडी करने के दौरान, सर की तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों तरफ से। तो मैंने वो रिज़ाइन कर दिया था वहाँ पर पीएचडी करना, और फिर से मैंने 2008 में अपनी पीएचडी रजिस्टर्ड करवाई और 2013 में उसे मैंने जमा किया। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को मैंने उस पीएचडी करने के दौरान इनको पूरा पढ़ा था। तो जो शक्ति काव्य कहा है इन्होंने, कभी इस संबंध में बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी छायावाद को शक्ति काव्य आखिर क्यों कहते हैं, और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, इसको शक्ति काव्य कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, कहते हैं कि बंगाल की रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या छायानुवाद, बंगाल की रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या छायानुवाद कहते हैं। कौन कहता है, ये कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। लाला भगवान दीन क्या कहते हैं, छायावाद छोकरावाद है। छायावाद क्या है, छोकरावाद है, ऐसा कहते हैं लाला भगवान दीन। अब जरा हमें जान लेते हैं कि छायावादी कवियों पर किन किन दर्शनों का प्रभाव पड़ा था। तो जयशंकर प्रसाद पर था प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसतावाद का। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का था, आनंदवाद का था, और समरसता का प्रभाव दिखता है जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। निराला के ऊपर क्या दिखता है, अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रभाव दिखता है। पंत के ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखता है, और महादेवी के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखता है। छायावाद की लघुत्रयी एक शब्द आता है कि छायावाद की लघुत्रयी में किसे शामिल किया जाता है। तो छायावाद की लघुत्रयी में 3 वर्मा साहित्यकार बंधु हैं। ये हैं महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। इसे, इन तीनों को मिला करके कहते हैं छायावाद की लघुत्रयी। और छायावाद की त्रयी किसे कहा जाता है, ये तो लघुत्रयी हो गई। त्रयी किसे कहते हैं, प्रसाद पंत और निराला को। छायावाद के 4 स्तंभ किसे कहते हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी को। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि छायावाद के बारे में मैंने लगभग सारी बातें कर ली हैं, और मैं इस क्लास को अपनी यहाँ समाप्त करता हूँ। आप इसे पढ़ें लिखें, अच्छे से याद करें इसे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनें। जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक इसे आप बार बार सुनते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। हम आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।